हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दोनों शादी ना करें तो आप लोगों को थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी। कैसी कुर्बानी? अपनी मौज मस्ती की, फिजूल खर्ची की, आवारागर्दी की। तुम्हारा मतलब ये लोग लायक बन जाएंगे? लेकिन आंटी जी, हम लोग तो लायक बनने के लिए तैयार हैं, बल्कि हम लोग तो हैं ही लायक। हाँ, नालायकपन पर तो वो दोनों उतर आए। हाँ, मगर ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मजबूर किया? तुम लोगों ने। भरा पूरा घर होने के बावजूद कैलाशनाथ को अकेलापन क्यों महसूस हुआ? तुम्हारी वजह से। और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कौशल्या देवी का सहारा लिया। और कौशल्या देवी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बढ़ाया? तुम तीनों की वजह से। जवान बेटियों का सुख अगर मां को ना मिले तो ऐसे में बेचारी मां क्या कर सकती है? क्या करेगी? किसे सुनाएगी अपने दिल का हाल? और यही सबब है, यही वजह है कि वो दोनों बदनसीब एक दूसरे के करीब आने लगे, अपने दुखड़े सुनाकर अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए। ऋषि, रणधीर, राजीव, तुम तीनों, कविता, कोमल और कंचन, तुम तीनों, क्या एक बार भी कोशिश करके तुम वो सब नहीं कर सकते जो तुम्हारे माँ बाप तुमसे चाहते हैं? क्या उनका इतना भी हक तुम लोग अदा नहीं कर सकते? तो ठीक है, हम ये भी करके देख लेंगे, मगर उसके बाद सब ठीक हो जाएगा रणधीर। पहले तुम लोग जाकर अपने माँ बाप को वो खुशी दो जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है? क्या बात है? क्या हुआ आपको? कुछ नहीं जरीना, कैलाशनाथ का ख्याल आया तो आंखें भर आई। सब ठीक हो जाएगा, आपकी बात मान जाएंगे वो। कैलाशनाथ। सर, मैं तुली बोल रहा हूँ। हाँ, तुली बोलो। सर, आपके बेटों ने तो कमाल कर दिया है। क्या? आई डोंट बिलीव इट। कोठारी एंड सन्स की मिलें मेरे बेटों ने खरीद ली? जी सर। वो रणधीर, ऋषि और राजीव? मैं सच कह रहा हूँ सर। आई डोंट बिलीव इट। जो काम मैं इतने दिनों तक नहीं कर सका उन्होंने एक हफ्ते में कर दिया। उन्होंने तो वो फॉरेन कोलैबोरेशन वाला प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया सर। क्या? नहीं तुली, इतनी सारी खुशखबरियां मैं फोन पर नहीं सुनना चाहता। सर, आप फैक्ट्री आ रहे हैं? हाँ, मैं आ रहा हूं मैं। ठीक है सर, मैं सबको बता देता हूँ कि आप फैक्ट्री आ रहे हैं। उनको मत बताना। आई वांट टू गिव देम अ सरप्राइज। मैं उनको काम पर देखना चाहता हूँ। हाँ, डोंट टेल देम। ओके सर, ओके सर, ओके सर। मान गए। आपकी बातों का क्या असर पड़ा है कौशल्य के बेटियों पर? आज जब मैं उनके घर गई तो क्या देखती हूँ? कंचन किचन में खाना पका रही है, कोमल घर की सफाई में मशरूफ है और कविता भजन गा रही है। ये सब आप ही के वजह से। क्या बात है, आप इतनी गुमसुम क्यों हैं? जरीना, ऊपर वाला भी पता नहीं किस मूड में होता है जब वो इंसानों की तकदीरें लिखता है। मतलब यह है जरीना कि कैलाशनाथ पिछले 20 साल से जिस खुशी की तलाश में था, आज जब वो खुशियां उसे मिल रही हैं तो किस्मत ने उसकी सांसों की गिनती कम कर दी है। मैं कुछ समझी नहीं, साफ साफ बताइए ना, क्या हुआ है? जरीना, कैलाशनाथ अब ज्यादा दिन तक जी नहीं पाएगा। क्या? हाँ जरीना। मगर क्यों? क्या हुआ है उन्हें?
वो ब्लड कैंसर। नहीं वो भी आखिरी स्टेज पर। नहीं नहीं, या अल्लाह। तुम लोगों ने अपने मम्मी के नाम चिट्ठी लिख दी है ना? हाँ। इसे वहां रख दो कोमल, क्योंकि हम भी अपने पाप के लिए एक लेटर लिख कर आए हैं। छे, ऐसे मम्मी डैडी तो किसी दुश्मन के भी नहीं होनी चाहिए। मुझे तो डैड को डैड कहते हुए शर्म आती है। और मुझे माँ को माँ। अरे इकबाल अंकल ने जैसा हमसे कहा हमने वैसा किया, मगर इन दोनों के सर से प्रेम का बुखार अभी तक नहीं उतरा। ऐसे माँ और बाबूजी से तो हर औलाद को रिश्ता तोड़ देना चाहिए। अरे डैडी की जायज औलाद होने से अच्छा है किसी की नाजायज औलाद होते तो ज्यादा सुखी होते। वाकई तुम लोग तो जायज औलाद कहने की भी काबिल नहीं हो। शर्म नहीं आती अपने पिता के बारे में अनाप शनाप बकते हुए? और आपकी शर्म कहाँ चली मम्मी? बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। तो किसने हद पार की है? तुमने। कहते हैं माँ भगवान का रूप होती है, मगर तुमने भगवान की बनाई उस माँ का मुंह काला कर दिया है। और उसी भगवान ने पिता को भी बनाया है। पिता जो धर्म होता है, जिसे सबसे बड़े देवता का स्थान दिया गया है, आज वही देवता गुनाहों का देवता हो गया। खबरदार, खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने पिता के खिलाफ बोला तो। मैं कैसी माँ हूँ इसका गुणगान मैं नहीं करना चाहती हूँ, मगर हाँ एक जिम्मेदार माँ जरूर हूँ। और तुम लोग सच कहते हो, तुम लोग, तुम्हारे पिताजी सचमुच इंसान नहीं है, देवता है वो। पता नहीं पिछले जन्म में कितने पुण्य किए होंगे तुम तीनों ने, जो ऐसा बाप मिला है तुम्हें। एक देवता समान आदमी। आपके लिए देवता होंगे, हमारे लिए हैवान है वो। और आप जैसी हैवान और शैतान की जोड़ी इस धरती पर दूसरी नहीं हो सकती। वाह वाह वाह, देख रही हैं आप क्या क्या मिसालें देकर अपने बाप की शान में इजाफा कर रहे हैं आप लोग। सचमुच बच्चों, आपकी बातें सुनकर दिल को बहुत ठंडक पहुंची है। काबिल औलाद होने की क्या मिसाल कायम की है आप तीनों ने मिलकर। वाह अंकल, आप नहीं जानते हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया। आप ही ने तो कहा था कि बाबूजी हम तीनों को बिजनेस संभालता देखकर सुधर जाएंगे, और हमारे सुधरने के बाद डैड और ये मोहतरमा गाड़ी में पता नहीं भाव में भाई डालकर। नहीं आंटी, राजीव ठीक कह रहा है। हमने आज ही इन दोनों को कार में इकट्ठे देखा है। हे भगवान, मैं इन लोगों को कैसे समझाऊं? कौशल्या, तुम इन लोगों को सच सच क्यों नहीं बता देती? कैसे बताऊं जरीना, कसम जो खाई है। तो कौशल्या देवी आज वो कसम तोड़ डालिए ताकि इन तीनों की आंखें खुल जाएं। इससे पहले कि ये अपने बाप की और धज्जियां उड़ाएं, बता दीजिए कि इनके बाप पर क्या गुजर रही है। तो सुनो, तुम्हारे पिताजी की जिंदगी अब सिर्फ कुछ महीनों की मेहमान है, और कुछ महीनों के बाद हम सब उन्हें रोकना भी चाहे तो भी उन्हें रोक नहीं पाएंगे। हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले जाएंगे। क्या हुआ बाबूजी को? ब्लड कैंसर। क्या? ब्लड कैंसर? मगर पाप ने हमें कभी बताया नहीं। उन्होंने किसी को नहीं बताया, मुझे तक नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था अगर वो मुझे बता देते तो मैं उनके साथ ये प्यार का नाटक कभी नहीं कर पाती। हाँ, नाटक। तुम तीनों की आंखें खोलने के लिए इन दोनों ने प्यार का नाटक खेला था, और आज जो तुमने जिम्मेदारी का ये एहसास जागा है वो सिर्फ इस नाटक की वजह से। और जहां तक कि वो गाड़ी की बात थी, मैं एक बीमार आदमी को अपनी बाहों का सहारा दे रही थी, और तुम लोग। सॉरी आंटी। अंकल, हम लोग वाकई में बहुत गिरे हुए लोग हैं। हम लोग उनके नाम इतनी खराब चिट्ठी छोड़कर आए हैं जिसे पढ़कर उनके दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी। अंकल भैया, मैंने डैडी के पास ये चिट्ठी नहीं पहुंचने दी, मैं उसे उठा लाया हूँ। राजू, थैंक यू वेरी मच।